बिड रिगिंग लास्ट पढ़ा था, ठीक है। रिवीजन हम लास्ट में करते हैं, हम पहले वर्टिकल अग्रीमेंट्स में आ जाते हैं। हमने एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स चालू किया था सेक्शन 3। उसमें दो टाइप के अग्रीमेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यानी जो सेम आइडेंटिकल सेम प्रोडक्ट्स के लिए हो रहा है, और वर्टिकल अग्रीमेंट्स यानी जो अपने नीचे नीचे एक चेन में चलेंगे। बेसिकली चेन याद रखना। अब ये अग्रीमेंट्स की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल मतलब रिटेलर रिटेलर अग्रीमेंट कर रहे हैं, होलसेलर होलसेलर कर रहे हैं, सेम सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचने वाले कर। जब वर्टिकल की बात करते हैं हम, तो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से अग्रीमेंट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से कर रहा है, होलसेलर रिटेलर से कर रहा है। मतलब मैन्युफैक्चरर जब कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपने जो जिस डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनसे एक अग्रीमेंट कर ले रहा है कि माल लोगे ना तो सिर्फ मेरे से ही लेना और किसी से मत लेना, तो ही तुम्हें बेस्ट प्राइस पे मिलेगा। एक ये हो गया। दूसरा, अगर तुम्हें ये लेना है, अगर तुम्हें ये प्रोडक्ट लेना है तो साथ में एक और प्रोडक्ट भी लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तीसरा कि या तो मैं अगर तुम्हें सप्लाई कर रहा हूं तो मैं किसी और को सप्लाई नहीं कर सकता, ऐसे सप्लायर अग्रीमेंट कर देंगे कि अगर तुम मुझे सप्लाई कर रहे हो तो ये रॉ मटेरियल किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। सुना है, होता है, ठीक है। एक और है कि मैंने कल भी बताया था कि मैंने किसी को प्रोडक्ट बेचते टाइम या देते टाइम, लमसम में देते टाइम, कि इसकी रीसेल प्राइस इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा या इससे कम की नहीं होनी चाहिए, ये हमने डिसाइड कर लिया। तो ऐसे अग्रीमेंट्स अगर अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट लाते हैं मार्केट में तो ये वॉइड है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको सीसीआई पकड़ेगी और आपको पेनाल्टी लगाएगी। अब हम एक एक करके विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। पहला है बच्चे टाई एंड अरेंजमेंट, ठीक है। टाई एंड अरेंजमेंट, जैसे कि बहुत बार होता है कि अगर आपने कुछ चीजें मैंडेटरी होती है, अगर टीवी ली है तो साथ में स्टैंड लेना जरूरी है, ठीक है। अब ये तो मैंडेटरी हो गई, कई बार ना कुछ जरूरी नहीं भी होता है। एक माइक्रोसॉफ्ट का केस बता रही हूँ। एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी, आई मीन जब भी माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट टाइम आई थी तो माइक्रोसॉफ्ट पता है ना सबको, कंप्यूटर्स लेके आई थी, ठीक है। तो कंप्यूटर जब नया नया आया था मार्केट में बहुत डिमांड थी इसकी, ठीक है, नेक्स्ट लेवल की। अरे देखें क्या है, इसके यूजर्स नए नए आए थे, तो कुछ बिजनेस के लिए तो मैंडेटरी यूज थे, स्कूल्स में जरूरी कर दिया गया था। कुछ बच्चों को जेन्युइनली लग रहा था कि हमें ये चीज खरीदनी है, हमें देखना है कि कैसा है ये वो। तो जब इसकी इतनी जिद आ गई थी मार्केट में कि खरीदना है खरीदना है खरीदना है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया, साथ में आपको MP3 प्लस MP4 प्लेयर, सुने पहले आते थे, ये लेने ही पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया था, डिमांड को यूज करके टाई एंड अरेंजमेंट कर दिया था कि जो जो मेरे सप्लायर्स हैं, जो जो मेरे कंप्यूटर के सप्लायर्स हैं, जो जो मार्केट में कंप्यूटर बेचेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर, उनको साथ में ये बेचना जरूरी है। अब ये दोनों तरीके से गलत है। एक, सप्लायर को कंप्यूटर भी लेना पड़ रहा है, MP3 MP4 प्लेयर्स भी लेना पड़ रहा है, कंज्यूमर को भी। अब वो बोल रहे हैं कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते, आप इसको रहने दीजिए, हमें नहीं रखना है। बोले नहीं नहीं रखो रखो, कंप्यूटर के साथ अच्छा लगेगा, साइड में स्पीकर बजेंगे। बोले हमें नहीं चाहिए। पर इसकी इतनी डिमांड थी कि मार्केट में ये लोगों को खरीदना पड़ ही रहा था, ठीक है। तो ये है टाई एंड अरेंजमेंट। ये अग्रीमेंट करना अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट लाता है तो वॉइड है। ऐसा अभी भी होता है मार्केट में कि अगर कोई एक चीज का, अमेजोन में तो हर जगह है कि अगर आप ये लाइट खरीद रहे हो ना तो साथ में आपको ये भी मिल जाएगा, तो वो आपको मैंडेटरी उसका 1500 भरना ही पड़ता है, चाहे वो लाइट सिर्फ 1000 की, वो 500 आपको एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ रहा है। अभी मैंने रिसेंटली खरीदा था वो जो एलेक्सर, क्या एलेक्सा, एलेक्सा स्क्रीन वाला जो आता है, ठीक है। तो अब वो स्क्रीन वाला एलेक्सा खरीदने के लिए उन्होंने एक बल्ब फ्री रखा था, ठीक है। अब वो उसका बता रहे हैं कि वो बल्ब साइड में 300-400 रुपीज का है, लाइटिंग वाला बल्ब है, इफ यू वेर एवर यूल फिक्स इट, आप पार्टी माहौल क्रिएट कर सकते। मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। वो जो एलेक्सा है वो 7000 रुपीज का था, ठीक है, स्क्रीन वाला। अब वो 7000 के साथ मुझे वो 300-400 जितने का भी वो बल्ब था मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था, बिकॉज वो एलेक्सा मेरे को चाहिए ही था और वो बल्ब हालांकि कोई यूज का नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिस पर्पस से मुझे एलेक्सा किसी को गिफ्ट करने के लिए चाहिए था वो मेरे लिए यूज का नहीं था, पर मुझे मैंडेटरी। अब ये टाई एंड अरेंजमेंट से कोई अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो, कंप्लीटली योर चॉइस। हमने कहीं आपको फोर्स नहीं किया। ऐसा नहीं है कि एलेक्सा आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा, अमेजोन में मिलेगा, आपको कहीं और नहीं मिलेगा, हर जगह उसके साथ बल्ब नहीं मिल रहा है। पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ऐसे अग्रीमेंट से अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट आएगा तो ये टाई एंड अरेंजमेंट वर्टिकल अग्रीमेंट्स के अंडर कवर होता है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को कंप्यूटर बेचने के साथ ये साथ में बेचने के साथ पकड़ा तो सीसीआई ने फाइन लगाया था, ठीक है। इसको अच्छी खासी पेनाल्टी लगी थी। ये अग्रीमेंट कैंसिल कराया कि आप ये जो अपने सप्लायर्स के साथ MP3 MP4 आज मिलता है क्या?
नहीं, ये अग्रीमेंट्स कैंसिल हो चुका है सीसीआई की तरफ से। ऐसे आप कस्टमर्स की डिमांड के साथ खेल नहीं सकते। अब ये हो गया हमारा टाई एंड डाई। हमारे टाई एंड अरेंजमेंट, हमारे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है उन्होंने बुक में कि गैस लेने गए हो अगर, गैस स्टोव, तो गैस कनेक्शन लेना बहुत जरूरी है। अब हमको तो सिर्फ स्टोव की जरूरत है, हमारे पास गैस कनेक्शन ऑलरेडी है, पर उन्होंने वो मैंडेटरी रखा था कि आपको कनेक्शन लेना ही पड़ेगा। अब स्टोव की रिक्वायरमेंट तो हमारी बहुत ज्यादा है ना, हमारी नीड अलग ही है गैस स्टोव की, तो उसके साथ हमको फिर जबरदस्ती कनेक्शन भी लेना पड़ रहा था, तो वो अग्रीमेंट सही नहीं है। तो पहला देखो टर्म टाई इन अग्रीमेंट लिखा है, includes an agreement requiring purchaser of goods as a condition of such purchase to purchase some other good। तो ये वर्ड याद रखना, परचेजर ऑफ गुड, यानी जो भी कस्टमर है परचेज करते टाइम उसके साथ कंडीशन लगा दी कि अदर गुड भी आपको लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल है, अ गैस डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायर्स अ कंज्यूमर टू बाय अ गैस स्टोव एज अ प्री कंडीशन टू ऑब्टेन कनेक्शन ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग गैस। ठीक है, तो जब भी टाई एन अग्रीमेंट, तो माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल आप जरूर दे सकते हो, तो वहां लिख दो माइक्रोसॉफ्ट फिर कंप्यूटर प्लस MP3 MP4 प्लेयर्स। चले आगे। अब है एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट में बच्चे, जैसे कि अगर किसी को लेदर शूज बनाने हैं, ठीक है, अब लेदर शूज बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल लगेगा, और आपको अगर ये लेदर शूज का एक अच्छा खासा ब्रांड बनाना है, तो आप सोचोगे मैं बेस्ट क्वालिटी का ढूंढ के आता हूं लेदर, ठीक है। अब अब आप गए मार्केट में, आपको मिल गया बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल। बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल में आपने उस सप्लायर से अग्रीमेंट किया कि सुनो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरी बहुत डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में, मैं तुम्हारा रॉ मटेरियल यूज करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे अग्रीमेंट करना पड़ेगा ये रॉ मटेरियल तुम किसी और को सप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, अब इससे होगा क्या, सपोज उसने मान लिया सप्लायर ने कि चलो ठीक है बेस्ट प्राइस दे रहे हो तुम, ज्यादा से ज्यादा माल लोगे, तुम्हारे तो मार्केट में डिमांड भी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो तुमसे ज्यादा पैसा मिल ही रहा है, ठीक है, मैं करोड़ों कमा रहा हूँ, तुम मार्केट में करोड़ों कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सप्लायर के लिए अगर मार्केट में कोई और उतरता है जो शू बनाने का काम करना चाहता है, सप्लायर वहीं अटक जाएगा कि वो उससे तो माल सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट में फंस चुका है। ठीक है, दूसरा, ये पर्सन मार्केट में एंटर नहीं कर सकता क्योंकि बेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल कोई ऑलरेडी बेच रहा है। अब जिनको लेदर शूज का क्रेज है, जिधर पे लेदर शूज की डिमांड है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के पास जाएंगे जो फर्स्ट पर्सन था जिसने ये चालू किया था, ठीक है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी तो सिर्फ उसी के पास मिल रही है। अब वो ही शूज वो ₹1,00,000 में बेचे चाहे ₹1,000 में, हर कोई लेगा उससे, जिसको उस चीज की नीड हो, जिसको उस चीज की क्रेज हो, जिसको उस चीज की चाहत हो। ठीक है, वो कंज्यूमर की अर्ज जो होती है ना, वो कहीं नहीं जाती है। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम नाइकी है, एडिडास है, ये लोग तो नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन कर रहे हैं शूज का, और 25-25 हजार 50-50 हजार के जूते दे रहे हैं, तो कोई वर्थ है क्या? कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे। सिर्फ नाइकी नहीं है जो सिर्फ ये जूते बना रहे हैं, देयर आर मोर सच ब्रांड्स। ठीक है, और इन ब्रांड्स की मार्केटिंग के भी चार्जेस हैं, इन ब्रांड्स के जो दूसरे दूसरे डुप्लीकेट्स हैं उसके भी चार्जेस हैं। तो लोगों ने क्या किया है, इसको कंज्यूमर को उतना वो किया है कि इसकी ना देखो क्वालिटी, मतलब इतना चार्मिंग बनाया है उस चीज को कि कंज्यूमर रेडी है उस चीज को पे करने के लिए। तो जब तक तुम अफेक्ट नहीं हो रहे हो, जब तक तुम एक्शन नहीं ले रहे हो, तब तक सीसीआई को, हमारी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको है इकोनॉमी में पैसा ला रही है वाली कंपनी, लाने दो। जब कंपटीशन अफेक्ट होगा, अगर मैं मार्केट में एंटर नहीं कर पाऊं एक शू बिजनेस में, मैं नाइकी एडिडास को कंपटीशन नहीं दे पाऊं, तो सीसीआई एक्शन लेगा। उन्होंने हमारे इधर कहीं पे भी बैरियर नहीं लगाया कि आप एंटर नहीं कर सकते। हम 50,000 का बेच रहे हैं, आप 1,00,000 का बेचो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप 1,000 का बेचो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर पे लेदर शूज बनाते टाइम सप्लायर को प्रॉब्लम हो रही थी कि वो दूसरे को सप्लाई नहीं कर पा रहा था, मतलब वो उस करोड़ पे ही अटक गया था ना। वो चाहे तो वो करोड़ को और बढ़ा सकता था, मिलियन बिलियन करवा सकता था, लेकिन वो नहीं करवा पा रहा है क्योंकि वो एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट में फंस चुका है। क्यों? क्योंकि उसने क्या अग्रीमेंट कर लिया कि मैं सिर्फ एक्सक्लूसिवली तुम्हें सप्लाई करूंगा। ठीक है, includes any agreement restricting in any manner for acquiring or otherwise dealing in any goods other than those of the seller or any other person। ठीक है,
तो उस पर्सन के अलावा, उस सेलर के अलावा आप किसी और के साथ डील नहीं कर सकते। इसमें एग्जाम्पल दिया, वेयर अ मैन्युफैक्चरर आस्क्स अ डीलर नॉट टू डील इन सिमिलर गुड्स और इट्स कॉम्पिटिटर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिसकंटिन्यूज द सप्लाई ऑन ग्राउंड दैट द डीलर आल्सो डील इन प्रोडक्ट्स ऑफ सप्लायर्स कॉम्पिटिटर गुड्स इन इलस्ट्रेटिव एक्सक्लूसिवली डीलिंग अग्रीमेंट। इसका मतलब है कि अगर जो लेदर शूज वाला था वो उससे भी रॉ मटेरियल ले रहा था, किसी और से भी रॉ मटेरियल ले रहा था, तो उसने उसको बोला मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा ही नहीं। उल्टा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा ही नहीं क्योंकि तुम मेरे अलावा दूसरे से भी रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, ठीक है। और इसी को अगर ले लो कि जब वो डिस्ट्रीब्यूटर, जब वो मैन्युफैक्चरर, जब वो बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल ला रहा था, ठीक है, उसके बाद वो शूज बना रहा था, वो एक पर्सन को सप्लाई कर रहा था, वो दूसरे को भी सप्लाई कर रहा था, वो सबको सप्लाई कर रहा था, तो भी किसी ने एक्शन उठा लिया कि यार तुम सबको सप्लाई कर रहे हैं, मैं तुमसे नहीं लूंगा, या फिर तुम सबसे रॉ मटेरियल ले रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, बोथ वेज, ठीक है। एक्सक्लूसिव सप्लाई कैन बी एनी पर्सन इन द चेन, इट कैन बी होलसेलर, इट कैन बी रिटेलर, इट कैन बी मैन्युफैक्चरर, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। किसी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट। जब हमने कल समझा था एलोकेशन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, अब वर्टिकली क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरर उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोल दिया कि सुन तेरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप सिर्फ एमपी में, तेरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप गुजरात में, तेरी महाराष्ट्र में। तो ये जो इन्होंने मार्केट को एलोकेट करने की कोशिश की, मतलब एक पर्सन हर स्टेट को मैन्युफैक्चर करके हर स्टेट को कवर करने की कोशिश कर रहा है। अब वहां पे वो क्या कर रहा है, उसने अपने अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर बिठा रखे, कोई और डिस्ट्रीब्यूटर एंटर हो ही नहीं सक रहा है। अब मुझे सैमसंग का बिजनेस करना है, सैमसंग के मोबाइल फोन्स का, मैंने कंपनी से डील किया, वो बोलेंगे हम आपको नहीं बेच सकते, हमारा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट है एमपी में एक पर्सन के साथ, सिर्फ वही मोबाइल फोन बेचेगा हमारे। तो क्यों, मैं कैसे करूं फिर, वो एंटर कैसे हूं इस बिजनेस में, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक वर्टिकल अग्रीमेंट सॉर्ट हो जाता है और वो वॉइड है। देखो, इंक्लूड एनी अग्रीमेंट लिमिट रिस्ट्रिक्ट्स और विथहोल्ड द आउटपुट और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और एलोकेट ऑफ एनी एरिया मार्केट फॉर डिस्पोजल ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। किसी को अगर याद करने में प्रॉब्लम हो तो नॉर्मल वर्ड्स में समझो, टाई इन अरेंजमेंट यानी व्हेन यू आर बाइंग वन गुड यू हैव टू बाय अनदर गुड, ठीक है, कंडीशन है उसके साथ, नहीं तो वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। सप्लाई अग्रीमेंट में समझो कि एक्सक्लूसिव सप्लाई है, कि इफ वन पर्सन इज सप्लाइंग टू अदर पर्सन और इट्स कॉम्पिटिटर्स तो वो एक्सक्लूसिव है, इट इज नॉट, मतलब वो बोल रहे हैं मैं तुमसे डिसकंटिन्यू कर लूंगा बिजनेस बिकॉज यू आर ऑल्सो सप्लाइंग इट टू माई कॉम्पिटिटर्स और यू आर ऑल्सो परचेजिंग फ्रॉम माई कॉम्पिटिटर्स। डिस्ट्रीब्यूटरशिप में समझो लिमिट रिस्ट्रिक्ट एलोकेशन ऑफ एरिया, ये टर्मिनोलॉजीज कल मुझसे आस्था ने भी पूछा था कि ये से टर्म्स होते हैं, इसके अंदर का लिखने का कैसे याद करना। तो अगर तुमको ये टर्म्स याद हो गए, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में याद रख लो एलोकेशन ऑफ एरिया, आपने लिमिट कर लिया, रिस्ट्रिक्ट कर लिया और एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मार्केट का। एक्सक्लूसिव सप्लाई में याद रखो सप्लाई टू द कॉम्पिटिटर्स इज विल डिसकंटिन्यू द बिजनेस। टाई इन अरेंजमेंट कंडीशन टू परचेज अनदर गुड। अगर ये याद होगा तो इसके आसपास की ग्रामर और इंग्लिश तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो, रिफ्यूजल टू डील। रिफ्यूजल टू डील यानी जो हमने हल्दीराम का एग्जाम्पल समझा था, मार्केट में हल्दीराम है, बहुत पहले से है, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, दालूराम भी आया है, बालाजी भी आया है, सबके वही काम है, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ चिप्स है, टेस्ट वही है, आइडेंटिकल गुड्स हम बोल सकते हैं। इसके बदले सब्स्टिट्यूट, किसी को दालूराम अच्छा लगता हो, किसी को हल्दीराम, किसी को बालाजी, किसी को लीत। अब अगर हल्दीराम ने जाके सब जगह बोल दिया कि यार तुम दालूराम की चिप्स नहीं रख सकते, तुम बालाजी की नहीं रख सकते, ठीक है, 5 साल का मेरे से अग्रीमेंट कर लो कि वेन एवर एनीबडी विल एल्स एंटर योर स्टोर, तुम उससे रिफ्यूज कर दोगे कि मैं आपसे डील नहीं कर सकता। मतलब कि अगर एक स्टोर है, वहां पे हल्दीराम के प्रोडक्ट्स हैं, अब वहां बालाजी गए कि भाई ये वाली चिप्स खा के देख और तू रख, बहुत तू कमा लेगा, मैं तेरे को बेस्ट मार्जिन में दूंगा, वो नहीं रख सकता क्योंकि उसके हल्दीराम के साथ अग्रीमेंट है रिफ्यूजल टू डील। मतलब एनी अदर कंपनी एंटरिंग, हाँ उसको आपको रिफ्यूज कर देना है कि हम आपके साथ डील नहीं कर सकते एटलीस्ट फॉर 5 नेक्स्ट ईयर्स। हाँ, टाइट सेलिंग भी बोलते हैं। includes any agreement which restricts, likely to restrict or by any method by person, class of person to whom goods are sold, for whom goods are bought। तो आपने उसको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब एक और टर्म याद दिलाती हूँ, देखो हर वर्ड के बाद, हर एक तुम्हारे वर्टिकल अग्रीमेंट के बाद लिखा है इंक्लूड्स एनी अग्रीमेंट, इंक्लूड्स एनी अग्रीमेंट, इंक्लूड्स एनी, ये तो तुमको वहीं याद हो जाएगा, ठीक है। आगे तुमने ऐड करना है परचेज ऑफ गुड्स, कंडीशन टू परचेज अनदर गुड्स, एक्सक्लूसिव सप्लाई, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन वाला टर्म और रिफ्यूजल टू डील।
रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। यहाँ पे जो जो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ वो लिख लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम कभी भूलोगे नहीं। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन एक्ट, इसके बाद हम और 16-17 एक्ट्स पढ़ लेंगे तो तब शायद क्लिक ना हो कि रिफ्यूजल टू डील में क्या था। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अगेन एंड अगेन वहां लिख दो हल्दीराम दालूराम वाला एग्जाम्पल, ऐसे छोटे में लिख दो। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस बच्चे डन। हाँ, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस मतलब कि जब भी मैं आपको कोई प्रोडक्ट दे रही हूं तो मैं आपको बोल रही हूँ इसको, ये मेरा ब्रांड है, इसको 1000 से नीचे का मत बेचना। मेरी मर्जी, मुझे अगर कोई कम में मिलेगा तो मैं बेचूंगी। जैसे मारुति सुजुकी अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपने डीलर्स के साथ कर रही थी कि आप 20% से ज्यादा डिस्काउंट, 20% से कम मतलब ज्यादा डिस्काउंट किसी को नहीं देना। ठीक है, तो ये अग्रीमेंट्स इसमें कवर होते हैं, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। तो हमने देखा था उसमें भी मारुति को गवर्नमेंट ने पकड़ा था और उस पर पनिशमेंट लगाई थी, जो मिनिस्ट्री एजेंसी भी उसने क्रिएट की थी। तो ये जो आप कर रहे हो ना रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, ये आप करना गलत है, ये आप नहीं कर सकते। इससे अगर अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा तो वर्टिकल एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा और वहीं कैंसिल करा देंगे। ठीक है, लिखा इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन अ कंडीशन द प्राइसेस टू बी चार्ज ऑन रीसेल बाय द परचेजर शैल बी द प्राइसेस स्टिपुलेटेड बाय द सेलर। स्टिपुलेटेड बाय द सेलर यानी कि सेलर ने कंडीशन लगा दी है कि माल तुमको तब दूंगा जब तुमने इतने प्राइस में ही बेचना है। स्टिपुलेटेड यानी कंडीशन। Unless it is clearly stated that the price lower than those may be charged। अगर वो बोल देता है चलो इससे कम की आप चार्ज कर सकते हो तो ठीक है, तो चलेगा। तो इन इसलिए वर्ड लिखा है अनलेस। अगर लिखा हो कि प्राइस अगर आप 1000 से नीचे की बेचो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको फ्रीडम दे रहे हो, कोई बात नहीं कि इससे नीचे की बेचो ऊपर की बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप उसको बोल दे रहे हो इससे नीचे की मत बेचना तो गलत है। ठीक है, तो आप रीसेल प्राइस मेंटेनेंस अग्रीमेंट में कवर हो जाओगे और वो वॉइड हो जाएंगे। क्लियर? अपन ने कितने पढ़े बताओ? टाई इन अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, रिफ्यूजल टू डील, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। अब दोनों चीजें देखो, एक पढ़ा हमने हॉरिजॉन्टल, एक पढ़ा हमने वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में 4 थे। डिटरमाइंस द प्राइस, सबसे पहले प्राइस कि आपने क्या किया, मार्केट में अपनी प्राइस डिटरमाइन कर ली, इतने में ही माल बिकेगा वरना नहीं बिकेगा। दूसरा, आपने प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिट कर दिया, हम जितना बोलेंगे ना उतना डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड सप्लाई के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। थर्ड, एलोकेशन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है। फोर्थ, बिड रिगिंग। चारों याद है? बिड रिगिंग के अपन ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, वो क्या थे? आइडेंटिकल बिड्स, नॉट टू बिड ईच अगेंस्ट ईच अदर, स्क्वीज आउट द आउटसाइड अ बिडर, और फिर लोएस्ट बिड देंगे हम, रोटेशनल बेसिस पे देंगे, सबमिशंस ऑफ कवर बिड्स, वॉलेंट्री बिड्स, और नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है। कैलकुलेट प्राइसिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस आपने नॉर्म्स डिसाइड कर लिए या फिर सिमिलर प्राइस पे बिड आप करोगे। इसके सारे पॉइंटर्स इजी हैं, तो बच्चों जैसे हमको मैम याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल। हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 3। ठीक है, तो अब जब हमने पढ़ा एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स, तो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स वो अग्रीमेंट्स हैं जो बिटवीन, लिख लो सबसे पहले आंसर लिख लो, तुमको तो हमेशा याद रहे। लिखो, एंटरप्राइज, एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर वो प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन कंट्रोल कर रहे हैं, किस चीज का? गुड्स और सर्विसेज का। कॉज और लाइकली टू कॉज, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और इसके दो टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से पॉइंटर्स भी बनाए हैं तो ठीक है, जिनको याद हो जाता है ठीक है। बाकी ऐसे आंसर याद करना बहुत इजी है, ऐसे देख के, ये वाला चार्ट देख के। फोटो खींचनी हो फोटो खींच लो, आराम से बनाना आराम से बना लो। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या हम कभी भी ऐसे चीजें नहीं कर सकते हैं? क्या हमारा ब्रांड है तो हम प्राइस नहीं डिसाइड कर सकते? क्या हमारा ब्रांड है तो क्या हम सप्लाई डिसाइड नहीं कर सकते? क्या मुझे नहीं करना है किसी को सप्लाई? हम नहीं,
आप किसी को बता नहीं सकते कि इससे कम की नहीं बेचना। हायर प्राइस आप डिसाइड कर लोगे, लोअर प्राइस आप किसी को नहीं बोल सकते, उसको बेचनी है वो बेचे, उसको नहीं कमाना प्रॉफिट आपसे, ठीक है। तो क्या हम कभी नहीं कर सकते? ऐसा कोई लॉ नहीं है जो हमें राइट देता है कि हमारा ब्रांड है यार, हमें इसको अपने हिसाब से चलाना हो, हमारा टेक्नोलॉजी है, हमने बनाया है ये स्टार्टअप, कब कर सकते हैं? कुछ एक्सेप्शंस नहीं होंगे क्या इसके? वो तो कर ही रहे हैं, मार्केट में तो चल ही रहा है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो आप पकड़े जा रहे हो, आपको फाइन लग रहा है, कुछ और खास पनिशमेंट नहीं है, पैसे भरने पड़ते हैं करोड़ों। तो अगर आपकी जेब में है तो आप करवाओ अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट भर दो करोड़ों, तुमको अगर नुकसान का कोई फर्क नहीं पड़ता है तो। भरा माइक्रोसॉफ्ट ने भी, और भी अभी केसेस डिस्कस करूंगी जिसमें बताऊंगी कि मतलब एक कंपनी 630 करोड़ भरे हैं, एक ने 1000, एक को लगाए थे 1700 अबव करोड़ की पेनाल्टी लगाई थी गवर्नमेंट कंपनी को। हाँ जी, 500 करोड़ लगे थे। गूगल ने मोनोपोली क्रिएट करने की, डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करी थी, उसको लगे हैं, सबने पैसे भरे हैं और सब कंपनी जिंदा है आज, कोई बंद नहीं हुई है, कमा ही रही है। लेकिन क्या इसके एक्सेप्शन जेन्युइन वे में, लीगल वे में एक्सेप्शन हो सकते हैं क्या? एक मैं तुमको बताती हूँ, जॉइंट वेंचर्स, अगर जॉइंट वेंचर्स बनते हैं और वो लोग आपस में अगर कुछ अग्रीमेंट्स करते हैं वो फेयर है, ठीक है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस एज पर लीगली जो जॉइंट वेंचर का जिस एक्ट पे अप्लाई होता है अगर वो है तो दैट इज फेयर इनफ, ठीक है, उसमें हम आपको कोई भी दिक्कत नहीं लगाएंगे क्योंकि आपने एक प्रॉपर अग्रीमेंट, रिटन अग्रीमेंट किया होगा जिसमें फेयर अग्रीमेंट्स होंगी, ठीक है। वो आप दोनों के बीच का अग्रीमेंट है, उसमें आपने टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपसे ले किया होगा, उसमें आपने कंज्यूमर के अगेंस्ट तो कुछ नहीं लिखा होगा, ना ही कंपटीशन को अफेक्ट करने के लिए आपने कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो अगर जैसे अमूल मदर डेयरी अगर जॉइंट होते हैं और वो एक रीजनेबल प्राइस पे कर रहे थे तो हमको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो दैट इज फेयर ऑल्सो। कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये लोग ये एक्ट्स एक्सक्लूसिव राइट देते हैं। अगर आप ट्रेडमार्क कराते हो अपने ब्रांड का, ठीक है, अगर आप अपने, तो फिर आप अपनी अपनी अगर प्राइस डिसाइड करते हो विच डजेंट हार्म द सोसाइटी, विच इज नॉट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, विच डजेंट हार्म्स द कंपटीशन, देन यू हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू डील विद एनीबडी और नॉट टू डील विद एनीबडी, ठीक है। तो अगर आप उन राइट्स को अपने कंट्रोल में लाते हो, मतलब अगर आप अपने उसका जो भी टेक्नोलॉजी का पेटेंट करा ले रहे हो, अपने मूवीज का कॉपीराइट करा ले रहे हो और फिर बोल रहे हो कि यार इसे कोई और कॉपी नहीं, मुझे सिर्फ इधर ही पे रिलीज करानी है अपनी मूवी, मुझे सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देनी है, मुझे नहीं देनी प्राइम पे, तो आप उसका कॉम्पिटिशन हार्म नहीं कर रहे हो, ये आपका राइट है, आपने कॉपीराइट कराया हुआ है, आपका राइट है, आप करा सकते हो कि ठीक है सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही आप अपनी मूवी रिलीज कराओ, ठीक है। तो मार्केट में होता है, फेयरली भी होता है और एक्सेप्टेबल भी होता है, पर व्हेन यू आर कवर्ड ऑन दोज एक्सक्लूसिव राइट्स। देखो नीचे लिखा होगा, एक तो ये पैराग्राफ में क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि डज नॉट रिस्ट्रिक्ट, सेक्शन 3 डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ एनी पर्सन टू रिस्ट्रेन एनी इंफ्रिंजमेंट और टू इम्पोज रीजनेबल कंडीशंस, यानी कि वो रोक रहा है कि मेरा ब्रांड कोई और यूज नहीं कर सकता। रिस्ट्रेन एनी इन्फ्रिंजमेंट यानी कोई और मेरा अगर ब्रांड यूज करे तो मैं उसको रोक रहा हूं, तो मेरा ब्रांड यूज नहीं करोगे, ठीक है। या फिर कोई मैं रीजनेबल कंडीशन लगा दे रही हूँ कि अगर मेरा ब्रांड यूज करना है तो प्लीज ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे फ्रेंचाइजीज है, अब डोमिनोज है, डोमिनोज डोमिनोज का ही पिज्जा बेचेगा ना, कुछ और प्रोडक्ट्स तो नहीं बेच सकता, तो अगर फ्रेंचाइज बिजनेस में उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि आप सिर्फ यही वाला पिज्जा बेचोगे, जो हमारे प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल्स वही आप यूज करोगे, तो विच इज नॉट रॉन्ग, वो अपना ब्रांड है, उस हिसाब से वो चला सकते हैं। इसमें कुछ एक्ट्स हैं, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड एंड मर्केंडाइज, यानी ट्रेडमार्क एक्ट हो गया है, अब वो ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन गुड्स, डिजाइन या सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन एक्ट, ये कुछ एक्ट्स हैं, अगर इनके अंदर आपको एक्सक्लूसिव राइट मिला हुआ है तो आप अपने हिसाब से अग्रीमेंट्स में एंटर हो सकते हो। ओनर्स टू प्रूव इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स किसके पास है? डिफेंडेंट के पास, और वर्टिकल में एप्लीकेंट। तो जब डिफेंडेंट है तो उसके अदर साइड वर्ड होता है या तो प्लेंटिफ या तो एप्लीकेंट, इन्होंने वर्ड दिया हुआ है प्रोसिक्यूटर, ठीक है, तो यहां मार्क कर लो, the onus lies on prosecutor to prove its appreciable adverse effect on the competition, यानी कि तुमको अगर लग रहा है कि एक प्रोडक्ट लेने के साथ दूसरा प्रोडक्ट लेने का साथ में गलत बात कर रहा है, तो तुम प्रूफ करो कि दिस इज क्रिएटिंग एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट इन द मार्केट। जैसे कि अगर मैंने एलेक्सा खरीदा और मुझे लग रहा है कि ये क्या बात होती है, मैं क्यों खरीदूं बल्ब, तो मैं प्रूफ करूंगी कि इसके बल्ब बेचने से अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा, तो सीसीआई मानेगा, उस पर्सन को नहीं प्रूफ करना है, ठीक है, क्लियर है।
सेक्शन 3 हमने पढ़े एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बीच में एक आंसर है बिड रिगिंग। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, वो तुमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं एक्सप्लेन वर्टिकल अग्रीमेंट्स, तो तुमको सारे पता होना चाहिए, टाई एंड अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई, एक्सक्लूसिव रीसेल, रिफ्यूजल टू डील, 5। उसके बाद हर जगह तुम्हें नोट ओनर्स टू प्रूफ इन वर्टिकल अग्रीमेंट्स लाइज ऑन प्रोसिक्यूटर एप्लीकेंट, या पर इसमें प्रोसिक्यूटर, तो लेट्स लर्न प्रोसिक्यूटर। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में नोट ओनर्स टू प्रूव द मैटर लाइज ऑन डिफेंडेंट। ठीक है, सारी चीजें याद रहेंगी। अब हमने शुरू से कंपनी के पर्पस पढ़ा है कंपटीशन एक्ट का, फिर एफिशिएंसी और कंपनी पढ़ा है, लॉ एंड पॉलिसी पढ़ा है, व्हाट इज कंपटीशन, व्हाई डू वी नीड कंपटीशन इन द मार्केट, राघवन साचार कमेटी, एमआरटीपी के ऑब्जेक्टिव्स, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी जिसमें हमने एंटरप्राइज अग्रीमेंट की डेफिनेशन, कार्टेल की डेफिनेशन, टर्नओवर, गुड्स, कंज्यूमर की डेफिनेशन सब इंपॉर्टेंट है। अब हम आ गए सेक्शन 3 में जिसमें हमने पढ़ा है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। ये आंसर मार्क कर लो, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, एग्जैक्ट ये लिखना है जितने कट शॉर्ट में उन्होंने बताया है, देयर इज नो चेंज। तुमको और इंक्लूड करना है तुम कर सकते हो, पर दिस हैज टू बी देयर। क्लियर? तो स्टार। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 4 पे। बिफोर कमिंग टू अ लिटिल बिट ऑफ थ्योरी, याद रखो पहले तो सेक्शन 4 इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो सिर्फ डोमिनेंट पोजीशन को कंपटीशन गलत नहीं बोलता, उसके अब्यूज को डोमिनेंट को गलत बोलता है। अब हम पहले कुछ केसेस समझते हैं। चलो केसेस समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं, जब भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन चेक करना होता है कि यार अब आप बोल रहे हो गूगल डोमिनेंट पोजीशन पे कैसे है, तो हम बोलेंगे अब्यूज कर रहा है, ज्यादा ही हेड पे है और उसने जो दिया है मार्केट को, जिस प्राइस पे वो दे रहा है सर्विस, क्योंकि गूगल तुम लोगों को लगता होगा सिर्फ सर्च सर्विस देता है क्या, देयर लॉट ऑफ सर्विसेज जो गूगल देता है, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं जो गूगल की ही सर्विसेज से अपनी कंपनी चला रही हैं। ठीक है, वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर देता है, बहुत सारी चीजों का एक्सेस देता है, पर यू हैव टू परचेज एवरीथिंग। तो अगर वो बेस्ट रेट पे दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो जो भी रेट पे दे मार्केट में ले सकते हैं। अभी ऐसा स्टेज नहीं है कि गूगल के अलावा ऐसी कोई सर्विस नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था कि गूगल वॉज द फर्स्ट वन टू गिव अस सच काइंड ऑफ सर्विसेज, कि आप जैसे टास्क ट्रैकर होता है कि आपको सुबह उठना है, ठीक है, आपको कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब आपको गूगल दे देगा। तो आपको हर उसमें अलार्म देगा गूगल कि 3 बज गए ये पढ़ना है, 4 बज गए ये पढ़ना है। तो कंपनीज में मीटिंग्स के लिए अलार्म देता है गूगल। ठीक है, वन ऑफ द सर्विसेज पेड वाला है। ठीक है, इवन आई यूज इट। सेकेंड काइंड ऑफ सर्विसेज देता है कि मुझे अगर वही टास्क किसी और को असाइन करना है तो वो सब कर सकते हैं। मीटिंग्स अरेंज, गूगल मीट इज वन ऑफ द सर्विसेज। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो गूगल हमको प्रोवाइड करता है। वन ऑफ द सर्विसेज है कि जैसे ऑफिस में अगर आपको लीव चाहिए तो गूगल फॉर्म आएंगे, बहुत सारे गूगल फॉर्म्स भी आते हैं, आप अपने रिव्यूज दे सकते हो, अपने रिकमेंडेशन आए दिन आते रहते हैं, PIL गूगल से भर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज है ये सब पेड सर्विसेज रहती हैं। अब ऐसा नहीं है मार्केट में कोई और अब नहीं दे रहा, पहले ये था। अगर गूगल इसके हाई प्राइजेस चार्ज करने लग जाए तो हम बोल देंगे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो रहा है। रेलवे एक डोमिनेंट पोजीशन पे है पर उसका अब्यूज नहीं है, आज भी आपको वो मिनिमल प्राइस पे ही सर्विसेज मिल रही है। आपको ये नहीं करनी, आप मतलब AC2, AC3, 1 ये वो सब अवेलेबिलिटीज है, खाना, वॉशरूम, क्लीननेस, अब काफी चीजें बेटर हो गई हैं। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ट्रेनें अवेलेबल हैं, तो गवर्नमेंट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन अभी तक तो नहीं कर रही। जब चेक करने जाती है ना CCI, वो 2 तरीके से चेक करती है। ठीक है, रेलेवेंट मार्केट बेसिकली वो देखती है कि इस प्रोडक्ट का रेलेवेंट मार्केट क्या है। ठीक है, कैसे, या तो वो प्रोडक्ट मार्केट चेक करेगी या फिर ज्योग्राफिकल मार्केट, या फिर दोनों। कोई भी प्रोडक्ट का या तो वो प्रोडक्ट मार्केट देखेगी कि इस प्रोडक्ट की यहाँ पे कितनी डिमांड है, या ज्योग्राफिकल देखेगी इस एरिया में इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। जो प्रोडक्ट मार्केट की जब हम बात करते हैं तो उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंटरचेंजेबल है। जैसे डोमिनोज का पिज्जा नहीं मिला तो पिज्जा हट का खा लो। ठीक है, दालूराम नहीं मिला तो हल्दीराम खा लिया, चलता है लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम। टी नहीं तो चलो कॉफी दे दो, बहुत सारी चीजें, ये नहीं तो ये चलेगा, ये नहीं तो ये चलेगा, तो ये प्रोडक्ट मार्केट पे आता है। तो इसको चेक करने के लिए वो करता है, कैसे चेक है कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है कि नहीं है। जैसे एक प्रोडक्ट की डिमांड है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे शहर में बहुत ठंड है,
ठीक है, हमें स्वेटर्स की यहाँ पे बहुत डिमांड है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है हम सिर्फ मोंटी कार्लो के स्वेटर पहनेंगे, हम दूसरे दूसरे ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स, घर बने हुए भी स्वेटर्स हम पहन सकते हैं, ठीक है। तो अगर मोंटी कार्लो यहाँ पे ऐसी डिमांड क्रिएट करे कि मैं 10 रुपए में भी आपको स्वेटर दूंगा, आप लोगे? लोगे कि नहीं? क्यों नहीं लोगे? इट्स अ बिग ब्रांड, वो 10 रुपए में आपको एक स्वेटर दे रहा है, आप लोगे? सब भागेंगे मॉन्ट, उसकी नेक्स्ट लेवल डिमांड होगी कि 10 रुपए में एक स्वेटर, वाई नॉट, ठेलों पे बिकने लगेंगे, तो हर कोई धंधा करेगा। तो इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है कि इसके सब्सटीट्यूट होने के बाद भी लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज किया। अब क्या होगा, 10 रुपए बेचती है, ठीक है, सडनली बाकी वाली सारी दुकानें बंद हो गई, ठीक है, बंद हो गई, उसने बोला 5,000 का एक स्वेटर सपोज, तो जो मार्केट में आ रहे थे अभी भी, अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ जबलपुर में मोंटी कार्लो है, हर जगह है एमपी में, तो किसी ने खरीदा होगा, किसी ने नहीं खरीदा होगा, अब रेट कर दिया उसने 5,000, मतलब नेक्स्ट ईयर आपको अगर स्वेटर्स लेने हो तो 5,000 का एक स्वेटर, क्या हम अफोर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, हमें वर्थ नहीं लगेगा, मैक्सिमम मार्केट को अगेंस्ट ही लगेगा कि दिस इज नॉट राइट, और बाकी कॉम्पिटिशन एंटर नहीं हो पा रहे। 10 रुपए में तो उनको तुमने हार्म कर दिया, 5,000 में भी अब वो एंटर वैसे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ब्रांड ने अपनी इमेज ऐसी बना ली थी कि हम एंटर नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने अब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन का यूज कर रहे हो। दूसरा होता है जियोग्राफिकल मार्केट। ये राजस्थान, ठीक है, अब यहाँ मैंने शॉप खोल दी रेनकोट की, ठीक है, मैंने खोल ली ना, ठीक है ना कभी काम आ जाए, क्या पता कभी बारिश हो जाए, ठीक है, तो मैं ही हूं जो रेनकोट बेचूंगी और कोई नहीं बेचेगा, तो पूरे मार्केट में, पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में एक रेनकोट का स्टोर है, वो है मेरा है। बताओ मैंने अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन किया है क्या? वहां ज्योग्राफिकल नीड ही नहीं है, सीसीआई बोलेगा जो करना है कर, क्या बारिश पड़ेगी, क्या तुम रेनकोट बेचोगे, ठीक है, आप अपने रेट पे बेचो, खरीदने वाले आएंगे, नहीं खरीदने वाले नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि उधर इतनी डिमांड ही नहीं है, नीड ही नहीं है, ठीक है। अब यही राजस्थान में मैंने एसी का स्टोर खोल लिया, चलेगा? मार्केट में नीड है, ठीक है, अब इतनी वहां पे ज्योग्राफिकल नीड है, एसी की बहुत नीड है, मैं अगर चाहूँ, सिर्फ मेरा स्टोर है वहां, ठीक है, मैं चाहूँ तो एक एसी 2-3 लाख में भी बेचूं, ठीक है, जो शायद बाहर से वो और सस्ते में ले सकते हो, पर मैं इसको 2-3 लाख में बेचूं, ठीक है, तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। जयपुर वाले सोचेंगे हम जाए मध्य प्रदेश एसी लेने, सच्चा एसी से ले लो, 3 लाख खर्च करो, हटाओ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, उस ज्योग्राफिकल मार्केट को अफेक्ट करने की कोशिश की बाय अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है। अब जो, ये सिर्फ छोटा एग्जांपल था, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका काम ही यही है, जिनका काम ही एसी का है, तो वो अगर ज्योग्राफी, अगर एक ही ब्रांड होता, सिर्फ एलजी होता है एसी के लिए, वो अगर ज्योग्राफिकल मार्केट में जाके अपना डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट कर देता और उसे अब्यूज करता कि यहाँ पे तो एसी की बहुत डिमांड है, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, अब सारे डिस्ट्रीब्यूटर अपने रख लेता हूँ, और क्या करूंगा, जो प्राइस में मेरे को बेचना है मैं बेचूंगा, क्योंकि इधर तो एसी की बहुत नीड है, तो खरीदने दो लोगों को, तो वो गलत है, ठीक है। तो क्यों तुम्हारे जैसे अब 10 कंपनीज आ गई हैं, तो इसलिए हम अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। अब हम इसके कुछ लाइव एग्जांपल्स भी देखते हैं। एक केस है एमएच स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड वर्सेस कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्क्रीन पे नहीं देखना, सब मेरे को देखना। एक पर्सन है जो कोल बेचता है, ठीक है, अब ये ना ओनली पर्सन थे जो कोल उस टाइम पे बेचते थे, बहुत पुराने केसेस हैं। तो गुजरात एक है, गुजरात में कोई थे एक जैनका करके, उन्होंने इस कंपनी पे केस फाइल किया। वो क्या कर रहे थे, एज ही वॉज द ओनली कोल डिस्ट्रीब्यूटर, तो कोल के ना सैक्स होते हैं, ठीक है, और कोल क्यों क्यों यूज होता है, कोल कहाँ कहाँ यूज होता है, हर चीज में होता है। इन लोगों को यूज हो रहा था उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो जितनी गवर्नमेंट कंपनी इसको कोल देना था ना, वो एकदम बेस्ट क्वालिटी के कोल दे रहे थे, एट अ बेस्ट रेट ऑल्सो, कि गवर्नमेंट कंपनी दे दो। जितनी प्राइवेट कंपनीज को चाहिए होता था ना पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कोई भी चला सक रहा था, जितनी प्राइवेट कंपनीज को चाहिए तो उनको वर्स्ट क्वालिटी, उसमें केस में से लिखा था सब स्टैंडर्ड क्वालिटी दे रहे थे और हाई प्राइस चार्ज करते, बिकॉज ही वॉज द ओनली पर्सन। तो उन्होंने, हाँ, तो इन्होंने क्या किया, गुजरात के कोई पर्सन है जैन का, उन्होंने इस कंपनी में केस फाइल किया कि देखो
ये एक तो हमें अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज कर रहे हैं। अब अब्यूज कैसे कर रहे हैं, गवर्नमेंट के सामने नाम कमा रहे हैं बेस्ट क्वालिटी का कोल देके हाई नॉर्मल रेट, और हमको वर्स्ट क्वालिटी का कोल देके हायर रेट पे बेच रहे हैं, विच इज रॉन्ग। ही इज एक्चुअली इनटू एन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। सीसीआई ने पकड़ा और इसको पेनाल्टी लगाई 1773 करोड़ की, ठीक है। पर सुनो, उसने फिर ऑब्वियसली उसने भी हियरिंग करवाई, उसने भी बोला कि मैं देखो गवर्नमेंट को तो सही रेट पे दे रहा था, मैं प्राइवेट कंपनी के साथ कर रहा था, मेरे पास अब इतना पैसा नहीं है, आई एम द ओनली कोल्ड पर कोल का। तो वो रिड्यूस हो गई 10 करोड़ में। सीसीआई मान गई थी उस टाइम पे 10 करोड़, क्योंकि उसने इतना नुकसान किया था। ये पेनाल्टी का कैलकुलेशन ही ऐसा है। अभी पेनाल्टी जब पढ़ोगे, लास्ट में दी होती है ऑब्वियसली पेनाल्टी एक्ट के, तब है ट्वाइस ऑफ द अमाउंट जितना आपने नुकसान किया है। इस, उसके बाद फिर उसने बोला मेरे पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, तो मैं कहाँ से लाऊंगा। और उस टाइम पे इतने करोड़, समझ रहे हो, आज की डेट में 10 करोड़ ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं, ले लो 10 करोड़। अ कंपनी विच इज द ओनली सेलर फॉर कोल, उसके लिए 10 करोड़ कुछ नहीं होगा। कोल की नीड देखो मार्केट में यार, माइनिंग का काम है आपका, अगर 10 करोड़ आपके लिए कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। तुम लोग कैसी बात करते थे यार। तुम कंपनी सेक्रेटरी बन के इन्हीं इन्हीं कंपनीज का धंधा करो, तुम्हारे लिए 10 करोड़ कुछ नहीं होगा, तुम्हारी कंसल्टेंसी के चार्जेस हो जाएंगे। पर कंपनी सेक्रेटरीज भी करोड़ों में कमा रहे हैं अब। तुम्हारी कंसल्टेंसी के अब आर्ली पैसे हैं, 1 घंटे बात करने के हम आपसे इतना पैसा लेंगे, ऐसा ऐसा है। चलो, उतने होशियार तुम एक्ट्स में हो जाओ तो तुम्हारे लिए भी है। नेक्स्ट केस, चलो हम केसेस डिस्कस करते हैं। पहले माइक्रोसॉफ्ट केस सबको याद हो गया है, ठीक है। अब रिलायंस ने क्या किया था, रिलायंस टेलीकॉम इंडस्ट्री का है, ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री का है, और रिलायंस सबसे ट्रस्ट वर्दी ब्रांड तब भी था, अब भी है, ठीक है, बहुत लोग रिलाय करते हैं जियो पे। अब जितना उसने ट्रस्ट तब से गेन किया था, तब उसने सोचा कि यार इतना ट्रस्ट है तो मैं सीमेंट का भी काम करूंगा। तो वो सीमेंट इंडस्ट्री में एंटर हो गए, ठीक है। वो क्या कर रहे थे कि मेरा, क्योंकि तब रिलायंस कंपनी के साथ कोई और बहुत सारी कंपनीज नहीं थी, ठीक है। ये अगर रिलायंस टेलीकॉम में देखें तो सबसे पहले बीएसएनएल थी, ठीक है। बीएसएनएल के फोन हर घर में होते थे, हर घर में। आज बीएसएनएल बेचारा कहाँ है नहीं पता, ठीक है। उसके बाद फिर आए रिलायंस, टाटा, फिर हच आया था एक, हच, SR, फिर वोडाफोन, डोकोमो, इन आइडिया, तो अब एक साथ हो गए। तो ये सब बाद बाद में आते गए। तो पहले रिलायंस वॉज अ ऐसे बिल्कुल राज करता था, ठीक है, जैसे अभी कर रहा है, पर तब तो सोलो खेल रहा था वो। तो तब वो उसने सोचा कि यार मैं इतना, जब मेरा ट्रस्ट है लोगों पे, तो मैं सीमेंट पे भी जाऊंगा तो रिलायंस देख के, रिलायंस का ठप्पा देख के कोई भी सीमेंट उठाएगा। अब सीमेंट का उसको नॉलेज नहीं था, सीमेंट की उसके पास टीम नहीं थी। अगर वो चाहे तो वो आज कर सकता है, पर उस टाइम पे उसके पास नहीं थे, ना ही उतने प्रोफेशनल्स या इतने एफिशिएंट लोग थे उसके पास जो सीमेंट का नॉलेज रखते हो। इसने सिर्फ वो ट्रस्ट के बेस पे कंपटीशन को हैम्पर करने के लिए एंटर हुआ कि मैं अगर सीमेंट इंडस्ट्री में आ गया तो बाकी सारी सीमेंट कंपनीज तो चलने से रही, ठीक है। तो इसको भी सीसीआई ने पेनाल्टी चार्ज की थी, और उस टाइम इसका सीमेंट का बिजनेस बंद कराया था कि आप सिर्फ अपनी डोमिनेंट पोजीशन, अपने ब्रांड का यूज करने की कोशिश कर रहे हो, ये कोई बेस्ट सीमेंट नहीं है जो आप बेच रहे हो, या गुड क्वालिटी का भी नहीं है। चलो बेस्ट नहीं, पर एटलीस्ट गुड क्वालिटी का तो बेचो ही बेचो, ठीक है। तो एक रिलायंस का केस हो गया। फिर एक हमने देखा था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, श्री आस्था विनायक सिन विजन और पीवीआर पिक्चर। सबको पता है पीवीआर, पीवीआर जबलपुर में आने वाला है। पीवीआर इज अ, हाँ, मदन महल साइड, वो फ्लाईओवर के ही बिल्डिंग में आ रहा है, वहीं पे ही आ रहा है, वो जो न्यू फ्लाईओवर बना है ना उधर ही पे। अब जो पीवीआर है ना, ये बहुत बड़ा ब्रांड है। पीवीआर में अगर आपकी मूवी रिलीज हो रही है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ये जो मूवी रिलीज करने वाले लोग होते हैं ना, इनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि हमने ये मूवी बनाई है, हमारी मूवी रिलीज करोगे क्या, ठीक है। तो अगर पीवीआर से परमिशन लेनी, तो पीवीआर ने उस टाइम पे क्या किया था, अब ये जो दूसरी है ना, आस्था सिन विनायक, ये हमारी समझो ज्योति टॉकीज टाइप्स है, ठीक है। वहां पे पिक्चर रिलीज करने के लिए कोई जाएगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन उसको तो अपना टॉकीज चलाना है ना।
तो उसको तो विनती करनी पड़ती थी कि सर हमारे यहाँ रिलीज कराओ, हमारे यहाँ रिलीज कराओ, और पीवीआर से लोगों को विनती करनी होती है, हमारी मूवी रिलीज कराओ, हमारी मूवी रिलीज कराओ। तो पीवीआर ने ये मार्केट को हैम्पर करने के लिए क्या किया, उसने बोला मैं एक एसोसिएशन फॉर्म कर रहा हूँ या ट्रस्ट फॉर्म कर रहा हूँ, ऐसे समझ। ठीक है, तो ट्रस्ट सोसाइटी के लिए होते हैं। ठीक है, तो हम ना ये गुड कॉज के लिए फॉर्म कर रहे हैं, आपको ना इसके मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, मेंबर बनो, और कुछ एक फी चार्ज कर रहा था वो मेंबर फी की, और जो जो इसका मेंबर बनेगा ना मैं सिर्फ उसकी मूवी रिलीज करूंगा। अब हमको नहीं बनना आपकी ये कमेटी का मेंबर, ये ट्रस्ट का मेंबर, और ना ही हमको इसकी फी भरनी है एक्स्ट्रा। और फी ऐसे छोटी मोटी नहीं थी, वो पीवीआर का मेंबर बनने के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए उस टाइम पे अच्छी खासा ले रहा था वो। भाई मैं पिक्चर रिलीज करूँ, वो हिट नहीं हो तो मैं तुम्हारे मेंबर भी बनूं, मेंबरशिप फिर हर हर साल मैं तुम्हें मेंबरशिप फी भी दूं, और जस्ट बिकॉज मेरी मूवी रिलीज हो, मुझे सिर्फ एक ही मूवी बनानी हो तो भी दिक्कत थी। अब उसने बना तो दिया था, जिसको पीवीआर में मूवी रिलीज करानी थी उसको इसकी फी भी भरनी पड़ रही थी, और फिर इधर पे रिलीज करने मिल रहा था। साइन विजन ने इस पे केस किया। पहली बात तो ये गुड कॉज के लिए है नहीं, ये इसने प्रॉफिटेबल बनाया। इससे पूछो उसने सोसाइटी के लिए किया क्या है, ये जो लाख लाख रुपए ले रहा है मेंबर फी। ठीक है, ये एसोसिएशन फॉर्म करना ही नॉट फॉर प्रॉफिट अगर आप बोल रहे हो, पर इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग फर्म। ठीक है, या ट्रस्ट। अब दूसरा उसने मुद्दा उठाया कि इसकी वजह से मेरे यहाँ कोई मूवी रिलीज नहीं कर रहा है, क्योंकि जब 1 लाख रुपये आप वहां भर रहे हो तो आप कहीं और अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे भी मेरा कंपटीशन हार्म हो रहा है, तो एज सून एज पीवीआर एंटर इनटू अ बिजनेस कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जैसे उसने ट्रस्ट फॉर्म किया, ये कंडीशंस लगा दी, ये टाई एन अरेंजमेंट कि आपको मूवी रिलीज करनी है तो 1 लाख रुपए भरो, मेंबर बनो, तो ही आप कर पाओगे। साइन विजन भी इसमें जीता, और इससे पीवीआर से तो पेनाल्टी ली जितने वो मेंबर्स बने थे ना उनसे भी 1 1 लाख रुपीज फाइन चार्ज किया, कि तुमने कोई गुड कॉज के लिए ट्रस्ट नहीं बनाया था, तुमने भी अपने फेवर के लिए ही, अपने एडवांटेज के लिए ही बनाया था कि वहां तुम्हें क्या हो सके, प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, अब एक और केस है डीएलएफ, पता है सबको, बिल्डिंग बनाते हैं सुंदर सुंदर। ठीक है, सबसे रिच है, अपने यहाँ इतना नहीं चलता, नॉर्थ इंडिया मतलब दिल्ली वगैरह में ये बहुत चलता है, स्पेशली गुड़गांव में। ठीक है, गुरुग्राम बोलते हैं अब उसको। तो डीएलएफ क्या करता था, डीएलएफ पे बहुत ट्रस्ट है, वो लग्जरियस प्रॉपर्टी बनाता है, हाई प्राइज्ड प्रॉपर्टी बनाता है, पहली बात तो। ठीक है, अब अगर आप हाई प्राइस प्रॉपर्टी बना रहे हो और लोग आपको भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डोमिनेंट पोजीशन की तो बात आई जाती है, कि तुम इतना महंगा बना रहे हो, लोग ले भी रहे हैं, तो तुम्हारा इतना पोजीशन होगा। तो पहले तो इस पे मुद्दा उठाया था सीसीआई ने, पर पता चला कि हम ही कस्टमर्स उससे इतने अट्रैक्टेड हैं, उसके क्लाइंट्स उससे इतने अट्रैक्टेड है, रेडी टू पे, तो उसको वहां माफ कर दिया कि चलो ठीक है, एक ही केस सॉल्व हो गया था। दूसरे केस में इसने क्या किया, अपार्टमेंट्स बनाता था और कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया अपने जो भी कस्टमर जो जो इसके ले रहे थे, कि ये ना 19 स्टोरीज बना रहा हूं मैं। ठीक है, 19 स्टोरी समझते हो, मतलब 19th फ्लोर तक। ठीक है, 19 स्टोरीज बना रहा हूँ और हार्डली 960 फ्लैट्स होंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब हो गया, हमने खरीद लिए। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर से इसने खरीद लिए। इसने क्या किया, इतना ट्रस्ट इसका लोगों पे, इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर ली खुद से, जो आप नहीं कर सकते। इसने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड चेंज, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट डील हो गया, आपने खरीद लिया, अब क्या क्या इसने अनेक्जर लगते हैं, अडेंडम लगते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, इफ यू एनी वांट टू चेंज, सप्लीमेंट अग्रीमेंट्स बनते हैं। ठीक है, अगर कुछ चेंजेस लाने हो तो इसने टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर दी उसमें, कि ये 19 स्टोरी नहीं 29 स्टोरीज बनेंगी। ठीक है, दूसरा 960 नहीं 1560 फ्लैट्स बनेंगे। अब कोई नहीं कंफर्टेबल है, जिसने 960th फ्लैट लिया होगा उसको नहीं चाहिए कि इसके ऊपर हो, जिसने सबसे टॉप पे लिया होगा उसको टेरेस मिलती है, अगर तुमको पता हो तो। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर लेता है उसको टेरेस मिलती है, अब उसके ऊपर भी ये बिल्डिंग बना रहा है, तो उसकी टेरेस तो मिस हो गई, और उसने बुक भी कर दिया, तो उसने पे भी कर दिया, उसने तो फर्नीचर भी बनवाना चालू कर दिया, तो अब वो तो जाके चेंज कर नहीं सकता है। रेट कम भी कर दे तो उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो अपना वो टेरेस वाला फ्लैट चाहिए था। और इसने इसमें इन लोगों से साइन वाइन भी करा लिया था, क्योंकि अडेंडम लगा रहा था, ट्रस्ट था लोगों को कि भाई नॉर्मल पेपर है, साइन कर दो, लोगों ने साइन भी कर दिया। बाद में पता चला इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही है, और अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज करके उसको अब्यूज किया है। ठीक है, तो इसको भी पेनाल्टी लगी थी, फाइन लगा था 630 करोड़ का, 600, बस इतना था कि 630 कम होते हैं, 600 करोड़।
पर ही इज नॉट द ओनली बिल्डर, ही इज नॉट द ओनली बिल्डर। जब कोल की बात कर रहे थे तो ही वॉज द ओनली माइनिंग पर्सन, और बिल्डर है तो इस बिल्डिंग में कर रहा है, हर जगह थोड़ी अब्यूज ऑफ डोमिनेंस कर रहा है, सिर्फ एक बिल्डिंग के लिए उसको इतना पैसा चार्ज किया। हाँ, पेनाल्टी ऐसे अपने मन से थोड़ी लगा दो, चल 600 दे, 500 दे। उसने जितना अब्यूज किया है, जब 19 स्टोरीज से 29 स्टोरीज तक गए, जब 960 से 1560 फ्लैट्स अपार्टमेंट्स तक गए, तो इस बीच में आपने कस्टमर्स का कितना नुकसान कराया है। चलो अब थोड़ा सा पढ़ के इसको समझते हैं। यही केसेस एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना, कहीं नोट करने की जरूरत नहीं, जस्ट ध्यान में रखना, ठीक है। अब सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट एक्सप्रेसली प्रोहिबिट्स एनी एंटरप्राइज ग्रुप और ग्रुप फ्रॉम अब्यूजिंग ए डोमिनेंट पोजीशन। अभी तक हम क्या पढ़ते, नो एसोसिएशन और पर्सन ऑफ एसोसिएशन, नो पर्सन, नो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नो एंटरप्राइज कैन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। अब हम बोल रहे हैं प्रोहिबिट करता है अब्यूज ऑफ योर डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है। ऊपर हम पढ़ रहे थे अग्रीमेंट करोगे तो वॉइड, यहाँ पे कर ही नहीं सकते। लॉ को समझने की कोशिश करो। मीनिंग, अब डोमिनेंट पोजीशन मीनिंग कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, रेलेवेंट मार्केट में, तो रेलेवेंट मार्केट में एक ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस प्रिवेलिंग इन रेलेवेंट मार्केट। मतलब कि रेलेवेंट मार्केट में 10 प्रोडक्ट आ जाए, आप ऊपर खड़े हो, को फर्क नहीं पड़ रहा है नीचे क्या चल रहा है। पहले पॉइंट का मतलब ये है कि आप ऐसे ऑपरेट करो इंडिपेंडेंटली कि आपके पीछे रेलेवेंट मार्केट में 10 टाइप के प्रोडक्ट आ जाए, आपको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम बोल देंगे कि आप वो डोमिनेंट पोजीशन की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंजॉय कर रहे हो। इसका अब्यूज करोगे तो प्रोहिबिटेड है। दूसरा पॉइंट, अफेक्ट्स इट्स कॉम्पिटिटर्स और कंज्यूमर्स और द रेलेवेंट मार्केट्स इन इट्स फेवर। अब अगर आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स को अफेक्ट करोगे रेलेवेंट मार्केट में, तो फिर हम बोल देंगे आप अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में हो, ठीक है। दोनों पॉइंटर्स याद करो। सबसे पहले सेक्शन 4 क्या बोल रहा है, प्रोहिबिट कोई भी ग्रुप हो, एंटरप्राइज हो, फ्रॉम अब्यूजिंग ए डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है। पोजीशन यानी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ enjoyed बाय द एंटरप्राइज इन द रेलेवेंट मार्केट विच enables टू ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस प्रिवेलिंग इन द रेलेवेंट मार्केट, और एंड नहीं है, और अफेक्ट्स इट कॉम्पिटिटर्स या फिर कंज्यूमर्स इन द रेलेवेंट मार्केट। क्लियर है? नहीं? चलो, रेलेवेंट मार्केट, रेलेवेंट जियोग्राफिकल मार्केट और रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, तीनों हमने समझ लिए मैम। रेलेवेंट मार्केट के अंदर ही दो मार्केट आते हैं, प्रोडक्ट और जियोग्राफिकल। अब प्रोडक्ट मार्केट में मार्क करो, कंप्राइजिंग द एरिया इन विच द कंडीशन ऑफ द कॉम्पिटिशन, सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंक्टली होमोजेनियस, ये जियोग्राफिकल है, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कंडीशन प्रिवेलिंग इन नेबर एरियाज। एक और एग्जाम्पल समझो इसमें, जैसे दिल्ली में छोले भटूरे की बड़ी डिमांड रहती, क्या हमारे एमपी में इतनी रहती है? हम पोहे जलेबी समोसा इन सब में ही खुश रहते, इतनी डिमांड नहीं है। हाँ, थोड़ी है, एज कंपेयर टू दिल्ली नहीं है। नेक्स्ट लेवल खाते हैं वो लोग, नेक्स्ट लेवल छोले कुलचे, डिफरेंट काइंड ऑफ छोले। वहां जाते ही हम यही खाते हैं यार, छोले भटूरे खाएंगे, छोले कुलचे खाएंगे, घुसते साथ ही हम यही बात करते हैं। एमपी आके हम ये बातें नहीं करते, तो वहां का नेबर एरिया जो हम हैं, हमको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर फर्क पड़ने लग जाएगा तो तुम रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट से अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ऐसी रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, तो इसमें याद रखो टी, कॉफी, डोमिनेंट, ये हल्दीराम, दालूराम, ये जो सिमिलर इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट मार्केट में लिखा है, मार्केट कंप्राइजेस ऑफ ऑल दोस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज व्हिच रिगार्डेड इंटरचेंजेबल और सब्स्टिट्यूटेबल बाय द कंज्यूमर बाय रीजंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, देयर प्राइसेस एंड इंटेंडेड टू यूज। इजी लैंग्वेज लिखा है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रोडक्ट मार्केट मतलब सेम प्रोडक्ट्स, मतलब अगर क्रोसिन नहीं खाई तो कॉम्बी फिल्म खा लो, सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। इसमें केसेस हैं, तुमको रीड करने मैंडेटरीली, ठीक है, जितना बॉक्सेस में रहता है। मैं तुमको एक केस बता रही हूँ, इसमें एक केस है कि कोविड के टाइम पे बहुत लोग बहुत सारी दवाइयां बना रहे थे, ठीक है, कि इससे कोविड ठीक हो जाएगा, इससे कोविड। पतंजलि ने तो इंजेक्शन ही बना लेने की कोशिश की थी कोविड ठीक करने के लिए। अभी हाँ, कोविड पतंजलि ने बनाया।
उस कोविड के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। बाकी यहाँ ये न्यूज जरूर आई थी कि दैट इज नॉट क्योरिंग कोविड। अगर वो इस चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं तो उनको रोक दिया गया था। अभी मैं जो तुमको केस बता रही हूँ उसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं मेडिसिन के, जैसे गेलमा, क्लूपिन, सिप्ला। ठीक है, ये लोगों ने एक मेडिसिन निकाली थी कोविड में, फ्लू गार्ड 400 mg। ठीक है, तो लोगों ने बोला था अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का कर रहा है, क्योंकि वो बड़ी महंगी मिल रही थी उस टाइम पे, पर ऐसा नहीं था। सीसीआई ने प्रूव किया कि इससे कोई भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं हो रहा है। ये दवाइयां और भी 100 लोग बना सकते हैं और बना रहे हैं, मार्केट में धीरे धीरे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है हर बार हम यही केसेस सुन रहे हैं कि डोमिनेंट पोजीशन है तो उसका अब्यूज भी है, डोमिनेंट पोजीशन है तो उसका अब्यूज नहीं भी होता है। ठीक है, वो तो हर ब्रांड्स दे रहे थे, हर सैनिटाइजर्स कौन सा ब्रांड नहीं बना रहा था, वहां पे कहीं पे भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं हो रहा था। सबका सबका इक्वल रेंज पे जा रहा था, और ऐसा नहीं है कि आपको अबव प्राइस का मास्क मिल रहा था तो लोअर प्राइस का मिल ही नहीं रहा था मार्केट में, आपको उसके रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट मिल रहा था, उसी जैसा ही प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है एक मास्क मिल रहा था मार्केट में, एक ही ब्रांड मिल रहा था, 1000 रुपए वाला ही मास्क मिल रहा था, 20 रुपए वाला भी मिल रहा था, 5 रुपए वाला भी मिल रहा था। तो आप जो मास्क यूज करना है आप कर सकते हो। ठीक है, जोग्राफिकल एग्जाम्पल अगर जैसे अभी दिल्ली ये वाला ठंड और वो वाला रेनकोट्स वाला, और राजस्थान, हाँ, और एसी भी राजस्थान के लिए था। तो बेसिकली रेनी सीजन और विंटर सीजन। ये हो गया 4, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 बोलता है देयर शैल बी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इफ एन एंटरप्राइज और ग्रुप। अब बता रहे हैं अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कब होगा, कब होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पोजेज अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस। हमने समझ लिया कि अगर आप एक पोजीशन पे हो तो उल्टी सीधी प्राइस मत चार्ज करो, जो है फेयरली वो चार्ज करो। दूसरा, कंडीशन इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यही सारी कंडीशंस, ये लोगे तो ये लेना पड़ेगा, इसको लेके ऐसा करना पड़ेगा, किसी और से नहीं ले सकते, ये सारी कंडीशंस अगर लगा दोगे तो आप अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का यूज कर रहे हो। तीसरा, प्राइस इन, फिर प्राइस इन परचेज और सेल इंक्लूडिंग प्रीडेटरी प्राइस और गुड्स और सर्विसेज। मैंने पहले ही बताया व्हाट इज प्रीडेटरी प्राइस, लेस देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर आप अपने प्रोडक्शन से कम की प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, जो जियो ने स्टार्टिंग में किया था, और जियो पे भी मुद्दे उठे हैं कि उसने अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन यूज किया है, कहीं कहीं तुम्हारे भी पर्सपेक्टिव्स थे कि वो ऐसा कर रहा है, पर अल्टीमेटली आ गया कि नहीं कर रहा है। तो अगर अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम, वो फ्री में दे रहे थे भैया, वो लोग मोबाइल फोन्स एक जो एक मार्केट में बन रहा है उससे कम की प्राइस में दे रहे थे जियो फोन्स, तो कंप्लीटली आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम में बेच रहे हो, विच इज कंप्लीटली योर चॉइस। बट अगर इसका आप अब्यूज करोगे तो फिर आप पे सीसीआई पेनाल्टी लगाएगा। उसने क्विकली उसको चेंज भी कर दिया था। ठीक है, मुद्दे उठे थे पर पेनाल्टी नहीं हुई। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारी कंप्लेन्स आई हैं, पर सीसीआई को कहीं नहीं लगा कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो रहा है, तो उस पर पेनाल्टी चार्ज नहीं की गई। ठीक है, हम्म, नहीं, मार्केट नहीं अफेक्ट हो रहा था उससे, वो 100% मार्केट नहीं कवर कर पाया था। मैंने नहीं लिया अभी तक। हाँ, कोई और देखो, कोई और कंपनी उसके साथ फ्री तो नहीं दे रही थी। ठीक है, जबकि मैं तुमको अगर पॉजिटिवली बताऊं तो हम पहले हर मैसेज के पैसे भरते थे। ठीक है, हर मिनट के पैसे भरते थे हम, आज हम फ्री कॉल्स पे आए ओनली बिकॉज ऑफ जियो, ओनली बिकॉज ऑफ हिम। तो उससे मार्केट की तो, सोसाइटी की तो डेवलपमेंट ही हुई थी। क्या, तो जियो के बाद सबने दिया ना, आइडिया, वोडाफोन सब दे रहे हैं, पर ये सब बाद में आए थे, पहले किसी ने नहीं दिया था। पहले हम एक्चुअली इतना इतना बिल भरते थे कि पर मिनट का कॉस्ट आ जाएगा, बिल लग रहा है, बिल लग रहा है, मैसेजेस के चार्ज, मैसेजेस फ्री हो गए हैं और कोई यूज भी नहीं कर रहा है। अब तो फ्री में मैसेजेस डिलीट करने पड़ रहे हैं। चलो, explanation appended ये clarifies unfair and discriminatory condition purchase or price or shall not include discriminatory conditions or price which may be adopted to meet the competition। मतलब अगर competition में रहने के लिए अगर आप कोई unfair price या discriminatory लगा रहे हो तो ठीक है, जैसे जियो ने लेके आया तो दूसरे मार्केट्स में भी कम किया, तो which is not wrong, यही एग्जाम्पल। ठीक है,
To be abuse of dominant position or enterprise or grouping, limiting or restricting. One more thing which can create abuse of dominance, production or goods or provision of services. अब तुम ही हो एक पर्सन जो डोमिनेंट पोजीशन में हो, ठीक है, तो अगर आप उसका लिमिटेशन कर दोगे, जैसे रेलवे, रेलवे क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन कम कर देगा, तो भरी होंगी ट्रेन, ठीक है, उसके बाद लोग खरीदेंगे बहुत, जो भी प्राइस में मिलेगी उसमें, ठीक है, ऑप्शनल नहीं देखेंगे, एक ही अगर डब्बा होगा, सिर्फ एसी ही एसी होगी, तो फिर कैसे करेगा ना, अल्टीमेटली लोगों को पे करना ही पड़ेगा, तो ये भी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का वन मोर पॉइंट है. टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूसाइज द कंज्यूमर. जैसे गूगल, उसने ये टेक्निकल डेवलपमेंट्स लेके आया, अब उसको अगर वो अपने हिसाब से ही यूज करने लगे, अपने हिसाब से ही प्राइस चार्ज करने लगे, अपने हिसाब से ही वो सर्विसेज देने लग जाए, तो ये गलत है, ठीक है. अगर कंज्यूमर्स अफेक्ट होंगे तो ये अलाउड नहीं है. 4 पॉइंट्स पड़े अब्यूज ऑफ डोमिनेंस. 5, अनफेयर डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, ठीक है, कंडीशंस इन द गुड्स परचेज सेल और प्रीडेटरी प्राइस. उसके बाद फिर लिमिटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट, और इन सब चीजों को अगर लिमिट या रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो. क्लियर. नीचे मार्क करो प्रीडेटरी का मीनिंग, और इंपॉर्टेंट मार्क करो, वो ऐसे ये बीच की लाइन ऐसे पूछते हैं मॉड्यूल से, प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, वो तुम्हें पता है, मैं क्वेश्चन बता रही हूँ कि वो ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है. उसमें लिखा है डिफाइंड एज द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एट अ प्राइस विच बिलो द कॉस्ट मे बी डिटरमाइंड बाय रेगुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विद अ व्यू टू रिड्यूस कंपटीशन और एलिमिनेट कॉम्पिटिटर्स. इजी लैंग्वेज में लिखा है, लर्न हो जाएगा. अगर लर्न नहीं होते हैं, जितने मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस बना रही हूँ, बकायदा वहां प्रीडेटरी प्राइसिंग मार्क किया, तो उसमें पॉइंटर्स देखो, सेलिंग गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज एट अ प्राइस व्हिच इज बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और दैट प्रैक्टिस इज रिस्टोर्टेड टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन एंड रिड्यूस द कॉम्पिटिशन. जो ऊपर पैराग्राफ में लिखा है वो नीचे पॉइंटर्स में बताया, तो तुमको भी 2 बार बताना है, ठीक है. अब देखो एक आंसर उन्होंने बना के दे दिया है, स्टार मार्क करो. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. पूरा कंप्लीट जो अभी हमने पढ़ा वही आंसर है. इम्पोज अनफेयर, प्रीडेटरी, लिमिटिंग, क्रिएटिंग बैरियर्स ऑफ एंट्री, applying dissimilar conditions to similar, denying market access, or use dominant position in one market to get the advantage in another. एक एक पॉइंट बता देती हूँ. ऊपर तो डोमिनेंट पोजीशन जो हमने पढ़ा ना, ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, वही लिखा है. पहला लिखा है इम्पोज अनफेयर कंडीशन और प्राइस, इसका मतलब पता चल गया. दूसरा प्रीडेटरी भी अब हमको मैम पता है. लिमिटिंग प्रोडक्शन ये भी पता है, लोगों को एंटर नहीं होने दे रहे हैं मार्केट में, तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, ठीक है. अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशंस टू सिमिलर कंडीशंस, जो ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं आपके, ठीक है. अब सेम काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस, उसमें आप क्या करो, डिसिमिलर कंडीशंस लगाते जा रहे हो. मारुति ने जैसे लगाई थी, ठीक है, कि भाई हाँ मिस्ट्री वाली, ठीक है. या फिर अगर नॉर्मली भी कि हल्दीराम के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अब तुम एक अकेले पर्सन हो जो ये वाला ब्रांड, ये वाला नमकीन चिप्स देते हो, ठीक है. अब वही ट्रांजेक्शन्स में कोई और नमकीन भी बेचे जो लोकल बेच रहा हो, वो नॉर्मल बेच रहा है कि 10 रुपए का पैकेट है चलेगा, वो सिमिलर ट्रांजेक्शन्स में 10-10 रुपए के ही ट्रांजेक्शन में आपने अपना ही डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट किया हुआ है कि यार हम यही तो 5 रुपए में ही डालेंगे. सिमिलर ट्रांजेक्शन्स में आप डिसिमिलर कंडीशंस कहीं ना कहीं लगा दे रहे हो. डिनाइंग मार्केट एक्सेस, किसी और को उस मार्केट का एक्सेस आप लेने नहीं दे रहे हो. जिस एरिया में, जिस ज्योग्राफिकल एरिया में आपने कवर कर लिया है अपने आप को, उधर आप किसी और को एंटर नहीं होते. जैसे राजस्थान में अगर मैंने एसी का बिजनेस कर लिया तो मैं किसी और को एंटर होने नहीं दे रही, ठीक. वन एंड द सेम. फिर यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन इन वन मार्केट टू गेन एडवांटेज इन अनदर मार्केट, ये हमारा रिलायंस वाला केस. एक जगह बढ़िया ट्रस्ट बना लिया, अब दूसरे वहां जाके सीमेंट का बिजनेस करके वहां पे भी एडवांटेज यूज करो, तो आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रहे हैं. तो दीज पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. यूज डोमिनेंट पोजीशन इन वन मार्केट टू गेन एडवांटेज, अप्लाइंग डिसिमिलर कंडीशंस टू सिमिलर ट्रांजेक्शंस. जो ट्रांजेक्शंस चल रहे हैं, मोबाइल लेते हैं अपन, ठीक है, अब हर जगह मोबाइल के एक सिमिलर ट्रांजेक्शन है कि आओ मोबाइल लो और चलते रहो, उसमें आपने डिसिमिलर कंडीशंस लगा दी कि मोबाइल ले रहे हो तो आईपैड लेना पड़ेगा साथ, ठीक है. अब क्योंकि आप एप्पल हो, क्योंकि आप एक ब्रांड हो, क्योंकि आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप वो सर्विसेज भी दे रहे हो जो हमको चाहिए, तो हमें वो जबरदस्ती 30-40 हजार और ऐड करके ही लेना पड़ेगा.
ठीक है, ये केसेस बच्चे रीड करके आना, मैं कभी भी पूछ सकती हूँ, कभी भी मैं कोई भी केस उठा के किसी से पूछूंगी ये पढ़ा है तो इसमें मार्किंग्स हैं और मुझे बताओ इसमें क्या है, तो तुम्हें पूरा पढ़ के सिर्फ शॉर्ट में लिख देना है। जैसे मैंने देखो शॉर्ट में केसेस लिखे थे, अगर तुम देखोगे तो मैंने मेरे को रीड नहीं करना पड़ा, मेरा नाम रीड करा, मुझे याद था नीचे क्या है, मैंने बताया हाई हेवी प्राइस ऑन लो क्वालिटी ऑफ गोल्ड, ओनली माइनिंग कंपनी इन इंडिया, सीसीआई चार्ज पेनाल्टी फॉर अनफेयर प्राइसिंग, और मुझे बाकी का पूरा याद था कि ये गुजरात जेनिका है, लो क्वालिटी सब स्टैंडर्ड, वो सब मुझे याद था। तुम भी अपने शॉर्ट में यहाँ पे बना लोगे तो दोबारा इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने, और नहीं समझ आए तो पूछो। कॉम्बिनेशन 3 हो गया सेक्शन। सेक्शन 4, 3 क्या है? एंटी कॉम्पिटिटिव। 4 क्या है? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब आ जाते हैं 5। अब आई गेस हमको एंटी कॉम्पिटिटिव आंसर भी याद हो गए और डोमिनेंट पोजीशन का भी याद हो गए, ठीक है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब जब हम बोल रहे थे दो लोग कंबाइन होते हैं तो वो मर्जर्स भी होते हैं, अमलगमेशंस भी होते हैं, वो एक्विजिशंस भी होते हैं, ठीक है। स्पेशल पर्पस नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, एसपीवीज अपनी एक सब्सिडरी फॉर टाइम बिंग क्रिएट करते हैं अपन, मर्जर नहीं होता, अपनी सब्सिडरीज क्रिएट होती, अपनी कंपनी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल नाम के लिए बनाती है, ठीक है। अब मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होते हैं, अमलगमेशंस होते हैं, ये सब कहाँ कवर होते हैं? कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब कॉम्बिनेशन होना एमआरटीपी बोलता था गलत है, ठीक है। कंपटीशन एक्ट बोलता है कंबाइन हो रहे हो ना, हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक लिमिट दे रहा हूँ, मैं एक लिमिट दे रहा हूँ कि अगर तुम दोनों को मिलके तुम्हारे एसेट्स अगर इतने लिमिट के ऊपर जाते तो हम सीसीआई हैं, हमको नोटिस दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर तुम दोनों का मिलके टर्नओवर अगर इतने लिमिट से ऊपर जा रहा है, कंबाइंड टर्नओवर अगर इतने ऊपर से जा रहा है तो हम सीसीआई, हमको नोटिस दो, हम चेक करेंगे, हम इंस्पेक्शन करेंगे, हम इंक्वायरी करेंगे कॉम्बिनेशन बेनिफिटेड है कि नहीं है, तो ही हम तुम्हें अलाउ करेंगे। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने सैमसंग और एप्पल का कॉम्बिनेशन इमेजिन किया था कि मैसिव चेंज आ जाएगा अगर ये दोनों कंबाइन हो गए तो। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन तो वैसे भी आउटसाइड इंडिया होंगे, इंडिया में होंगे भी नहीं, तो अगर इंडिया की कोई कंपनीज मर्ज हो रही हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा एसेट टर्नओवर मर्ज होके इतना अमाउंट का हो रहा है जो अभी हम पढ़ेंगे, तो तुम सीसीआई को नोटिस दो, अगर हमको सही लगेगा अलाउड है, हमको सही नहीं लगेगा तो नॉट अलाउड है। वोडाफोन आइडिया मर्ज हुए, उनने सीसीआई को नोटिस दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, मर्ज हो गए, ठीक है, उनका मिलके इतना एसेट और टर्नओवर बड़ा होगा ही। चल, अपना कंपटीशन एक्ट का जुरिस्डिक्शन बाहर भी लगता है अगर आप इंडियन मार्केट को अफेक्ट, इंडियन रेलेवेंट मार्केट को अफेक्ट करोगे तो। मतलब कंपटीशन एक्ट का जुरिस्डिक्शन समझते हो, किस इस एरिया में लग सकता है, तो कंपटीशन एक्ट इंडिया का ही है, ठीक है, इंडियन एक्ट ही है, हर जगह इंडिया को ही हम रोकेंगे, बाहर दुनिया का कर रही है हमको मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके कंबाइन होने से हमारे मार्केट में प्रॉब्लम होगी तो हम आप पे मुद्दा उठाएंगे, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज होंगी जो हम यूज करते होंगे, और बाहर अगर एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, अब अगर इंपोर्ट करते टाइम उनने हमारे मार्केट में अफेक्ट करने की कोशिश की कि हम तो तुम्ही को ही महंगा बेचेंगे, तो हमारी सीसीआई उस पर मुद्दा उठाएगी, ठीक है, नहीं तो बोल देंगे हम नहीं करेंगे, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो अब अगर हम उनसे एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट कर ले, हमारी सीसीआई कुछ नहीं बोलेगी, तुम एक्सपोर्ट तुम्हें जितने प्राइस पे करना है करो, तुम्हें एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट करना है, तुम्हें सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, तुम्हें टाइन अरेंजमेंट करना है कि हल्दी के साथ ही लेना पड़ेगा, करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इम्पोर्ट में उनने दिक्कत की तो हम मुद्दा उठाएं, अब वो चाहे तो वो अपने एक्ट के थ्रू अपने में मुद्दा उठा सकते हैं, तो अपन तो वैसे भी इंडियंस पे आ रहे से लोग होते हैं, ऐसा काम ही नहीं करते कि यहाँ तो बहुत डरपोक है, यहाँ तो हम ऐसे कहा पंगे लेते ही नहीं है। चलो, combination has broad coverage and includes, word याद रखो, acquisition of control, shares, voting rights, assets, merger, amalgamation, ये 4 वर्ड्स के पॉइंटर्स बना देना। क्या इंक्लूड करता है? एक्विजिशन, क्या क्या, या तो आप कोई चीज का कंट्रोल ले रहे हो, शेयर्स ले रहे हो, वोटिंग राइट्स ले रहे हो, मर्जर हो जा रहा है, या फिर अमलगमेशन हो जा रहा है, क्लियर। तो अमलगमेशन और मर्जर्स में सिर्फ ये डिफरेंस है कि ए और बी, ठीक है, दो अलग अलग कंपनी मर्ज हो गई तो ये बन जाती है ए बी कंपनी, ठीक है। अमलगमेशन में ये क्या होता है, सिर्फ ए कंपनी रह जाती है, बी इसमें अमलगमेट हो जाती है, ठीक है, पढ़ा होगा कहीं तो, किस में पढ़ा है?
अमलगमेशन, मर्जर है। वोडाफोन आइडिया इज वी, ऐड आती है वी। चलो, अनलेस exempted, commission's approval mandatory under the act if the jurisdictional threshold terms in assets turnover either in India or outside India as the case may be set out table below for combining parties are met। इसका हिंदी में मतलब है कि अगर आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी जरूरी है। अगर आपके जुरिस्डिक्शनल एरिया इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, थ्रेशोल्ड लिमिट मेंशन्ड बिलो से ऊपर आप जाते हो तो। ठीक है, पहले थ्रेशोल्ड लिमिट देखें। चलो, थ्रेशोल्ड लिमिट एक एंटरप्राइज लेवल होती है और एक ग्रुप लेवल। मैम एंटरप्राइज तो समझ आ गया, ग्रुप लेवल यानी, तो ग्रुप लेवल और एंटरप्राइज लेवल दो टाइप की कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एंटरप्राइज लेवल यानी ए और बी मर्ज हो रहा है। ठीक है, ग्रुप लेवल यानी टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप पूरा मर्ज हो रहा है। ग्रुप इतनी सारी कंपनीज रिलायंस के अंदर, टाटा के अंदर इतनी सारी, तो ग्रुप लेवल यानी पूरे पूरे कंपनीज का ग्रुप, और एंटरप्राइज यानी रिलायंस की एक कंपनी, टाटा की एक कंपनी। क्लियर? अगर एंटरप्राइज लेवल इंडिया में मर्ज हो रहा है, इंडिया में अमलगमेट हो रहा है, इंडिया में एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, कंट्रोल और वोटिंग राइट्स या फिर ये कर रहे हैं, तो आपके एसेट्स मोर देन 2000 करोड़ है। ठीक है, या फिर और आपका टर्नओवर 6000 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, इक्वल टू नहीं लिखा है, 2000 अबव जी, इससे ज्यादा 2000 है तो ठीक है, 2000 से ऊपर आपका मर्ज होके कंबाइन एसेट्स 2000 करोड़ से ऊपर है दो एंटरप्राइजेस का, तो आपको क्या करना है, सीसीआई को नोटिस देना है। टर्नओवर 6000 से ऊपर, 6000 करोड़ से ऊपर है तो आपको सीसीआई को नोटिस देना है, भूलना मत। वर्ल्ड वाइड विद इंडिया लेग, मतलब एक कंपनी इंडिया की है, एक कंपनी बाहर के एंटरप्राइज लेवल पे मर्ज हो रही है, तो यूएस डॉलर 1 बिलियन एसेट्स है विथ एटलीस्ट प्लस 1000 करोड़ इन इंडिया। इसका मतलब है जैसे कि एक हमारी एबीसी है इंडिया लिमिटेड और एक हमारी चाइना लिमिटेड। ठीक है, चाइना, ये क्या हो रहा है, मर्ज हो रहे हैं। हम कह रहे हैं आप मर्ज हो जाओ, कोई बात नहीं। अगर आप दोनों का मिलके एसेट्स कितना है, 1 मिलियन, यूएस डॉलर 1 बिलियन है, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ 1 बिलियन से ज्यादा है तो चलो 2 बिलियन, 2 बिलियन है आप मान लो, लेकिन इंडिया में आपके 1000 करोड़ एसेट्स होने चाहिए, मतलब एबीसी पास 1000 अगर है तो ही आपको सीसीआई को नोटिस देना है। अगर आप मर्ज हो रहे हो और आपका 1 बिलियन से ज्यादा है लेकिन इंडिया में एसेट्स 1000 से करोड़ से कम है तो कोई बात, ठीक है, चिल करो, मर्ज हो जाओ। लेकिन अगर इंडियन के एसेट्स प्लस है, दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तो यूएस डॉलर 1 बिलियन से ऊपर प्लस 1000 करोड़ एसेट्स इन इंडिया। ठीक है, सीधा सीधा 1000 के ऊपर ही बोला है। नेक्स्ट, अगर टर्नओवर 3 बिलियन से ऊपर है प्लस 3000 करोड़ इन इंडिया, टर्नओवर इंडियन कंपनी का इंडिया में आपका कितना होता है, 3000 करोड़। ठीक है, अगर सेम चीज ले लें ग्रुप लेवल पे तो 4 और 3 का टेबल चल रहा है, देखो 2 1 फिर 3 6। ठीक है, अब यहाँ पे चल रहा है 8 4 24 12, समझ आ गया टेबल। अब ग्रुप लेवल पे मर्ज हो रहे हो तो आपके ग्रुप का मिलके एसेट्स कितना होना चाहिए, 8000 करोड़ से ऊपर। ठीक है, और अगर आप टर्नओवर आपका देख रहे हैं, हम कोई भी एक चीज देखेंगे एसेट या टर्नओवर देख रहे हैं तो 24000 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर होगा तो आपको सीसीआई को नोटिस देना है। या फिर वर्ल्ड वाइड विद इंडिया है तो 4 बिलियन विद एटलीस्ट 1000 करोड़, उसमें कोई चेंज नहीं है, और इधर पे 12 बिलियन विद एटलीस्ट 3000, तो 1000 और 3000 सेम है, लेकिन वहां पे 1 बिलियन और 3 बिलियन है, यहाँ पे 4 बिलियन और 12 बिलियन है, वहां पे 2000 और 6000 है, यहाँ पे 8000 और 24000। ये एक बार रीड कर लो ध्यान से, याद हो जाएगा, वेरी श्योर, इजी है, थ्रेशोल्ड लिमिट पता होनी चाहिए। इंडिया कंपनी की बाहर के साथ, अच्छा इन इंडिया, हाँ दोनों कंपनीज इंडिया की है, हाँ दोनों कंपनीज इंडिया की, नहीं दोनों कंपनीज इंडिया की, हाँ, और उसमें इंडिया में ही कोई फॉरेन कंपनी या फॉरेन कंपनी जो एंटरप्राइज लेवल पे नीचे लिखा है वर्ल्ड वाइड विद इंडियन लेग,
तो एक इंडियन कंपनी और एक फॉरेन कंपनी, तो या तो आपका ब्रांच ऑफिस यहाँ है, वैसे भी उनको खोलना ही पड़ेगा अगर यहाँ मर्ज करेंगे तो। क्लियर हो गया? अब ये जो कंट्रोल वर्ड पढ़ रहे थे हम, कि एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब है कंट्रोलिंग द अफेयर्स और मैनेजमेंट बाय, कहीं ना कहीं आप उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंट्रोल आ रहे हो, डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में आ रही है। तो वन और मोर एंटरप्राइज इधर जॉइंटली और सिंगली ओवर अनदर एंटरप्राइज और group, one or more groups either jointly or singly over another group or enterprise according the control defined as refers to sole or as a joint कंट्रोल। तो दो लोग मिलके किसी पे कंट्रोल डाल रहे हैं, कोई पूरा ग्रुप मिलके किसी एक पे कंट्रोल डाल रहे हैं, पूरे ग्रुप पे कंट्रोल डाल रहे हैं, सब कुछ कवर होता है कंट्रोल में। ठीक है, ये आंसर मार्क कर लो जो अभी पढ़ा। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन, तो ऊपर का नहीं भी पढ़ा तो ये बॉक्स याद होना चाहिए। इसमें भी वही एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, शेयर्स, वोटिंग राइट्स, मर्जर एंड अमलगमेशन। तो जब भी पूछूं कॉम्बिनेशन क्या है, तो मैम अगर एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल हो रहा है, शेयर्स हो रहा है, वोटिंग राइट हो रहा है, मर्जर हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है और थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जा रहा है, तो सीसीआई को नोटिस दे दो। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या, एसेट्स 2000 टर्नओवर और कोई भी एक चीज। फिर अगर विथ इंडिया और फॉरेन कंट्री है तो एसेट्स 1 बिलियन प्लस 1000 करोड़ एसेट्स इन इंडिया, और टर्नओवर 3 बिलियन प्लस प्लस है। ठीक है, ग्रुप लेवल पे कितना एसेट 8000 और टर्नओवर 24000, वो कितना विथ फॉरेन कंपनी 4 बिलियन प्लस 1000 और 12 बिलियन और प्लस 3000। इसमें एक एग्जेम्पशन है। ठीक है, ये पूरे पैराग्राफ में डी मिनिस एग्जेम्पशन या टारगेट एग्जेम्पशन हम कहते हैं। ठीक है, जो मैंने मार्क किया सिर्फ वो मार्क करो। इसमें वही लिखा है एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, मर्जर, अमलगमेशन, ये जो ए बी सी लिखा है ना, ये क्लॉज है, जो पॉइंटर्स हैं ये वही लिखे जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, मार्क उतना करो, द वैल्यू ऑफ एसेट्स बीन अक्वायर्ड और टेकन कंट्रोल ऑफ, मर्ज्ड और अमलगमेटेड नॉट मोर देन 300 करोड़ 350 crore in India, or the turnover not more than 1000 crore in India from the provision of section 5 for the period of 5 years from the date of publication of the, अभी ये एक्चुअली हट गया जब ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, जब भी ये नोटिफिकेशन आया तो उसके 5 साल तक उन्होंने एक डीमिनिस एग्जेम्पशन निकाली थी कि अगर कंबाइन होके आपके यहाँ से 350 करोड़ आ रहे हैं ना, या आपका टर्नओवर 1000 से कम है ना, तो ठीक है आप फिर कुछ मत करो। ठीक है, आप हमको बताओ भी मत और कुछ भी मत करो। ठीक है, अभी मार्क कर लो इसको, वैसे ये नोटिफिकेशन खत्म हो गया 5 साल बहुत पहले, 22 या 21 में खत्म हो गए थे। ठीक है, ये नीचे उन्होंने दिया हुआ है। अब मैं पढ़ा नहीं रही, तुमको एक चीज बता रही हूँ, जो सीसीआई को नोटिस देना है वो तो किसी ने पूछा ही नहीं कब देना है, उसकी भी एक डेट होगी, लिमिट होगी। ठीक है, उसमें दो चीजें, एक जिस दिन आपका अग्रीमेंट हो गया हो या तो उस दिन दे दो। ठीक है, विद इन 30 डेज होगा, हाँ विद इन 30 डेज ऑफ जिस दिन आपने अप्रूव कर लियो कि भाई हमें मर्ज होना है। ठीक है, दूसरा जिस दिन आपने अग्रीमेंट कर लिया, अप्रूव कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हम पढ़ रहे हैं एबीसी लिमिटेड है और यहाँ पे फॉरेन कंपनी। अगर आपने बोर्ड मीटिंग में अप्रूव कर लिया हो कि भाई अब हम मर्ज होंगे, उसके 30 दिन के अंदर सीसीआई को नोटिस दे दो कि हम कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा, या फिर अगर आप अग्रीमेंट करते हो, दो कंपनीज मिलकर अग्रीमेंट करते हो, जिस दिन आपने वो अग्रीमेंट साइन कर लिया उसके 30 दिन के अंदर आप सीसीआई को नोटिस दे दो। इन दोनों में से कोई एक चीज। सीसीआई 210 दिन लेता है इसे अप्रूव करने के लिए। कितने दिन, 210 दिन। सीसीआई इतने ज्यादा दिन लगाएगा ना, इंस्पेक्शन करेगा, इंक्वायरी करेगा कि कॉम्बिनेशन से वैलिड है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन होते तो उसने बोल दिया इतना टाइम तो मैं लूंगा ही लूंगा। अगर 210 दिन में आपको कोई रिप्लाई नहीं आता तो आप मान लो कि आपका कॉम्बिनेशन अप्रूव है। और 210 दिन में उसने यार सबमिशंस भेजते हैं, 10 रेगुलेटरी से अप्रूवल लेंगे वो, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन अप्रूव करते हैं। कोई छोटी कंपनीज नहीं है, करोड़ों के ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट है।
यहाँ पे लिखा है सेक्शन 6 में रेगुलेशन है कि प्रोहिबिट एनी पर्सन और एंटरप्राइज फ्रॉम एंट्री इनटू कॉम्बिनेशन विच हैज और कॉज लाइकली टू हैव अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ये सीसीआई चेक करती है कि आपके मर्ज होने से अगर अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉज या लाइकली टू कॉज होगा तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, हम प्रोहिबिट कर देंगे कि आप मर्ज नहीं हो सकते। ये जो इफेक्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? विद इन रेलेवेंट मार्केट इन इंडिया। बाहर होगा हमको मतलब नहीं, हमारा इंडिया का मार्केट अफेक्ट होगा तो हम आपको प्रोहिबिट कर देंगे। फिर लिखा है कि जो भी प्रपोज करता है एंटर करने में, शैल गिव नोटिस टू कमीशन डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ प्रपोज कॉम्बिनेशन इन फॉर्म, जो फॉर्म अभी देखेंगे हम, सच इंटीमेशन शुड बी विद इन 30 days ऑफ अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल ऑफ मर्जर अमलगमेशन या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी अग्रीमेंट या एनी अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, डन। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। बच्चे ये मार्क कर लो, ये मैं तुमको पढ़ा जरूर दूंगी पर पहले मैं चाहती हूँ तुम रीड करके आओ। इसमें लिखा है कि अगर किसी कंपनी ने किसी के 25% शेयर्स खरीद लिए तो क्या उसको हम ये बोलेंगे कि यार तुम कॉम्बिनेशन बना रहे, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल हो रहा है? नहीं। तो कहीं कहीं हम ऐसा भी डिस्क्लेमर देते हैं कि आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ शेयर से मतलब है, आपको कोई मतलब नहीं। कभी कभी हमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड कंट्रोल करने के लिए ही मतलब होता है, हमें रेलेवेंट मार्केट से कोई मतलब नहीं होता है, हमें कंपटीशन से कोई मतलब नहीं होता। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, 10-12 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं जहां पे ये बोला जाता है कि किसी के एसेट ले लिया, किसी का कोई कंट्रोल ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो। कोई कंपनी फंड रेज करती है, इन्वेस्टर्स लाती है, शेयर्स खरीदे थे ना, हाँ। तो इसको हम ये नहीं बोलते कि ये लोग मर्ज होने की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगर अगर फंड रेस करते तो वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, ठीक है, वो लोग आपकी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं ऐसे हमेशा हमेशा के लिए और फिर रेलेवेंट मार्केट को अफेक्ट करना चाहते। तो इन लोगों को हमने कॉम्बिनेशन से बोला कि ठीक है तुम इतना ही कर रहे हो तो तुम्हें नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो ये एग्जामिशन पढ़ के आना, इसके शॉर्ट पॉइंट्स में तुमको तब दूंगी जब तुम इसे रीड करके आओगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास वो लर्निंग के लिए हो जाएंगे, पर तुम पहले रीड करके आओगे, मैं तुमसे पूछूंगी 10 पॉइंट्स फिर मैं बताऊंगी। ओके, आज जितना पढ़ा है उतना पढ़ लो, फिर हम चालू करेंगे कल सीसीआई से।